हैंडपंप हम लोग पानी निकालने के लिए उपयोग करते हैं। एक समय के बाद वो हैंडपंप निष्प्रयोज्य हो जाता है। उस हैंडपंप का उपयोग वर्षा जल के संचयन की दृष्टि से कैसे हो सकता है, एक मॉडल वाराणसी में भी इसका एक बनाया था। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के मॉडल बनाए जा सकते हैं, हम सब भी उसमें सहभागी हो सकते हैं। मेरा ये मानना है जो फ्लोराइड और आर्सेनिक से प्रभावित जनपद हैं प्रदेश के अंदर, इनका कारण भी है भूगर्भीय जल का अतिदोहन। अगर एक समय के साथ हम जल संरक्षण की बेहतरीन तकनीक को अपना करके अपने स्तर पर इस प्रयास को आगे बढ़ाना प्रारंभ करेंगे, आप देखना खारा पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा, आर्सेनिक और फ्लोराइड से जुड़ी हुई समस्या का समाधान हो जाएगा। और अगर शुद्ध पेयजल किसी व्यक्ति को पीने के लिए प्राप्त हो रहा है तो उसकी आधी से अधिक बीमारी भी समाप्त हो जाएगी। मैंने इन बातों को देखा है, बहुत नजदीक से मैंने महसूस किया है। मुझे पूर्वी उत्तर प्रदेश से 5 बार सांसद रहने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं इस बात को देखता था वहां पे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 7-8 जनपद ऐसे थे जहां पर हर वर्ष इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी। जुलाई से लेकर के नवंबर तक 1,500 से लेकर 2,000 मौत बच्चों की होती थी, व्यापक पैमाने पे होती थी। कोई उपचार नहीं था। सरकार के कानों में जूं भी नहीं रेंगता था, हम लोग चिल्लाते रहते थे। ये सिलसिला 40 वर्षों तक चलता रहा। 21 वर्षों तक तो किसी सरकार ने इसका संज्ञान भी नहीं लिया। 1998 में जब पहली बार मैं मेडिकल कॉलेज के विजिट में गया था और मैंने देखा वहां पर एक एक बेड में 4-4 बच्चे लेटे हुए हैं, उनकी मौत हो जाती थी, कोई पूछने वाला नहीं था। अगर उपचार से थोड़ा कोई ठीक हो भी गया तो शारीरिक या मानसिक रूप से कभी ठीक नहीं हो पाता था, दिव्यांग हो जाता था। 40 वर्षों से यह सिलसिला चलता रहा। 2017 में जब हम लोग आए प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनी, तो मेरे सामने एक चैलेंज था, क्योंकि मैं स्वयं ही 1997-98 से इसके खिलाफ लड़ता रहा। संसद के सत्र में, हर सत्र में इस मुद्दे को उठाता था। उपचार के लिए मांग करता था, टीकाकरण की मांग करता था, लेकिन उपचार है क्या किसी को पता भी नहीं था। इस पे लगातार काम करते करते अंत में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि हम लोगों को यहां की जीवन पद्धति को, व्यक्ति को अपने जीवन पद्धति को थोड़ा बदलना पड़ेगा। और इसका कारण क्या है? 2017 में हम लोग आए, तो 17 में आने के बाद मैंने स्वास्थ्य की सुविधाओं को वहां पे स्ट्रेंथन तो करने का प्रयास किया ये, लेकिन मैं इससे भी महत्व इस बात को मानता था कि हमें वहां पे लोगों की सामान्य दिनचर्या और उनकी कार्य पद्धति में, उनके रहन सहन की पद्धति में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। रहन सहन और सामान्य जीवन पद्धति में क्या बदलाव हो सकते हैं, इस पर जब मैंने अंतर विभागीय समन्वय समिति बनाई तो 2 चीजों पर हमने फोकस किया था। एक स्वच्छता पर और दूसरा शुद्ध पेयजल पर। हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि अगर साफ सफाई है और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति है तो इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जब इस अभियान को आगे बढ़ाया गया, हर घर में
जिसके पास अपना स्वयं का टॉयलेट नहीं था, एक एक टॉयलेट उपलब्ध कराया गया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर परिवार के पास एक एक टॉयलेट बनना। और जो संभावित क्षेत्र थे जहां पर जिन गांवों में, जिन मोहल्लों में इस प्रकार के बच्चे निकलते थे, उन क्षेत्रों में पाइप पेयजल की स्कीम को लागू करना। पाइप पेयजल की स्कीम को वहां पे हमने लागू किया। जहां पर पाइप पेयजल की स्कीम में देर थी तो वहां पर हम लोगों ने पेयजल के लिए कुछ अवेयरनेस के कार्यक्रम भी बनाए। वे ठीक है, हैंडपंप ही है, लेकिन इस पानी को उबाल करके आप पीजिए, जल का दुरुपयोग रोकिए। अब आश्चर्य करेंगे कि 40 वर्षों से जो समस्या बनी हुई थी, हर वर्ष 1200, 1500, 2000 तक बच्चों की मौत होती थी, 3 वर्ष में मौत के आंकड़े घट करके 95% कम हो गए हैं।